ठीक, क्लियर। और वो है फिर व्यवहारवाद, ठीक है ना। इसे यदि फायदेमंद रहे तो सही है, मतलब फायदेमंद किसके संदर्भ में, जनता के संदर्भ में। ये पॉइंट्स भी आप डाल सकते हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट भी डाल सकते हैं। और यहाँ जो दिया हुआ है कि राजनीति और नैतिकता दोनों एक साथ संभव नहीं है, ठीक है ना। इसमें कुछ महात्मा गांधी का, कुछ इन लोगों का, ये आपकी ओवरऑल थ्योरी है। मेनली आपको जानना क्या है, वही जो मैंने बताया, एक पॉलिसी, इथिक्स और एक प्रोसेस वाली, ठीक है ना, क्लियर। इन्हीं दो को प्राय लेकर के आपको क्या करना है, चलना है, ठीक है ना। इसी आधार पे चलेंगे आप, उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू। और बाकी ये 4 बता दीजिएगा, ये 4 जरूर डालिए, इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, ठीक। चलिए ये हो गया, ठीक। अब जो है, अब करंट टॉपिक्स इन इथिक्स पे आ जाते हैं। एक टॉपिक दिया होगा, इस पे भी आ जाइए। ये है क्या, एनिमल एथिक्स, ठीक है ना, एनिमल एथिक्स। एनिमल एथिक्स पे भी यहाँ दिया हुआ है, कुछ एथिक्स दिए हुए हैं जो पशुओं से रिलेटेड है। पहला जान लीजिए, पशु अधिकारों की बात करना प्रासंगिक है क्योंकि पशुओं के पास सोचने की शक्ति नहीं। दूसरा दिया हुआ है क्या, पशुओं के पास वास्तविक चेतना यानी रियल कॉन्शियस नहीं होता है, ठीक है ना, क्लियर। तीसरा है, संसार में पशुओं का अस्तित्व मनुष्यों के उपयोग के लिए ही है। पशुओं में आत्मा नहीं होती, पशु नैतिक व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये मुद्दे जो जिनपे वो होता है, ठीक है ना, अप्रासंगिक माना जाता है, ठीक। पशु नैतिक समुदाय के सदस्य नहीं है, ठीक है ना। पशुओं में स्वतंत्र नैतिक निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, ठीक है ना। इन सब के कारण हम लोग पशुओं से पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया। इसी वजह से एक एजेंसी भी बनाई गई है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, पेटा। पेटा का मतलब होता है प्रिवेंशन, पी फॉर प्रिवेंशन, ई फॉर इथिकल, ठीक है ना, टी फॉर ट्रीटमेंट, इथिकल ट्रीटमेंट, और ए फॉर एनिमल, ठीक है ना, ए फॉर एनिमल। तो मतलब पेटा जो है ये इनके इसके लिए एनिमल एथिक्स के लिए, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब करेंट वरेंट पढ़ते होंगे, इनको ब्रांड एम्बेसडर पेटा का बनाया गया, इनको इनका बनाया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो पेटा क्या है, एक एजेंसी है, ठीक है ना, इसके लिए है, एनिमल एथिक्स की बातें करता है। और क्या काहे क्यों क्यों ये अप्रासंगिक है, ये पॉइंट्स आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर आइए ये पॉइंट जान लीजिए, पशुओं को अधिकार दिए जाने के समर्थक भी अपने तर्कों के आधार पर पशुओं को भी अधिकार दिए जाने की पुरजोर वकालत करते हैं। उनके अनुसार पशुओं के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, पशुओं के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। क्यों की जानी चाहिए, ये जाने, वो तो पशुओं को पशुओं जैसा व्यवहार क्यों है वो था, अप्रासंगिक है, ठीक है ना। लेकिन क्यों इनको इथिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये दिया हुआ है। मनुष्यों की तरह उनमें क्या होती है, चेतना है और जीवन है, ठीक है ना। दूसरा है, मनुष्यों की तरह उनमें भी जैविकीय जटिलता है, ठीक है ना, लिविंग कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद दिया हुआ है कि वे अपने साथ घटित होने वाली घटनाओं को महसूस करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। आपने देखा होगा भाई, कई ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल भूकंप ही है, ठीक है ना। उसके बाद आइए, वे भी वस्तुओं, खाद्य आदि पदार्थों, अच्छा इस घटनाओं को महसूस करने वाले से ये उन्हीं को लाभ नहीं, आपको भी लाभ हो जाता है। ऐसे डॉग जो ज़्यादा स्मेल करते हैं, मतलब सूंघ लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर, तो उनमें उनको क्या किया जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है, ठीक है ना, कि क्राइम सस्पेक्ट को क्या कर सके, पकड़ सके, ठीक है ना। तो इस वजह से भी आपके लिए भी फायदा है। वहाँ यहाँ दिया हुआ है, वे भी वस्तुओं यानी खाद्य आदि पदार्थों को लेकर
पसंद नापसंद का चुनाव करते हैं। अब देख ही लीजिए, कुत्ते के सामने आप घास रख दीजिए तो क्या खाएगा? वही कुछ, ठीक है ना? तो आप समझ, होप यू ऑल बेटर अंडरस्टैंड। ठीक, तो देखिए कितने प्रेम से खाता है। ठीक, आगे आइए। वे प्राकृतिक तौर पर अपने लिए सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला जीवन जीने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? जाहिर सी बात है, वे भी कुछ हद तक एक नियोजित जिंदगी जीते हैं, प्लान्ड, लेकिन डिस्टर्ब कौन करता है? आप ही। ठीक है ना? क्लियर? आप एनिमल हो जाते हैं। ठीक है ना? इसके बाद यदि जीवन काल और उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है तो वे भी महसूस करते हैं। तो मतलब ये पॉइंट्स आपको क्या करने हैं? लिखने हैं। तो ये आपका ओवरऑल क्या है? ये आपके एनिमल इफेक्ट्स में आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? अब आगे है नेक्स्ट जाइए। ये क्या है? मीडिया इफेक्ट्स। ठीक है ना? मीडिया इफेक्ट्स। मीडिया इथिक्स की बात कर लें, ये भी किसका है? अप्लाइड इथिक्स का एक पार्ट है। ठीक है ना? व्यवहारिक नीति शास्त्र का ही एक भाग है। ठीक, इसमें ये कहा गया है क्या कि विभिन्न नैतिक सिद्धांतों और मानकों का अध्ययन करते हैं। वस्तुतः मीडिया के अंतर्गत फिल्में, थिएटर, कला, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट आदि आते हैं। ठीक है ना? इन सब में जो भी मुद्दे हैं जो नियम आधारित हैं वो क्या आ जाएंगे? एथिक्स में आ जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। आगे दिया हुआ है 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन था, ठीक है ना, वो मीडिया के रिलेटेड बताया गया। इसमें ये दिया गया है आर्टिकल 19, जान रहे हैं किससे संबंधित है? बोलने की स्वतंत्रता। किससे संबंधित है? बोलने की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है ना? उससे रिलेटेड है। उसी में आपका क्या आ जाता है? मीडिया भी आ जाता है कि नहीं आ जाता? ठीक, तो उससे रिलेट करके यहाँ ये मौलिक अधिकार में है 19(1)(a). ठीक है ना? इसका भी आप डिस्क्राइब थोड़ा सा कर सकते हैं। ठीक है ना? प्लस ये चौथा स्तंभ कहलाता है। ठीक, इस पार्ट को भी आप मेंशन कर सकते हैं। आगे आते हैं। आगे यहाँ दिया हुआ है 4 आधारभूत सिद्धांत जो पेशेवर पत्रकारों को होना चाहिए। आगे दिया क्या है? पत्रकारों को चाहिए कि वे सूचनाओं को इकट्ठा करने, रिपोर्ट करने, विवेचन करने में पूरी ईमानदारी बरतें। ठीक है ना? पूरी ईमानदारी बरतना। दूसरी चीज क्या कहा है? पत्रकारों को चाहिए कि वे स्रोतों, विषयों और साथियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें, किसी को हानि न पहुंचाएं। ये तो इथिक्स की बातें चल रही हैं। अभी हम लोग मुद्दों पे आएंगे कि किस किस मुद्दे पे सवाल आते हैं। ठीक है ना? तीसरा दिया हुआ है कि पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव या कृतज्ञता के जनता के सूचना को जानने का अधिकार हेतु कार्य करना चाहिए। मतलब जनता को सब कुछ जानने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। ठीक है ना? क्लियर? तो कोई भी चीज बिना छिपाए, ठीक है ना, पारदर्शिता रखनी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है किसी भी न्यूज की। पत्रकारों को अपने पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों और एक दूसरे के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। ठीक है ना? क्लियर? समझ में आया? फिर आगे आइए। वर्तमान में मीडिया इथिक्स की स्थिति ये ऐसे ही है थोड़ा सा। ठीक, आगे और जान लीजिए कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है ना? मीडिया इथिक्स ये रहा। ठीक, और सोशल मीडिया में समाज में परिवर्तन लाने का विद्युत कहा गया है। ठीक, अब देखिए इसमें मुद्दे कौन कौन से हैं ये। ठीक है ना? पहला मुद्दा है पेड न्यूज। ठीक है ना? पहला मुद्दा कौन सा है? पेड न्यूज। पेड न्यूज आप लोग आजकल बहुत ध्यान रखोगे कि किसी भी न्यूज को, ठीक है ना, पैसा दे करके खरीद लेना या न्यूज बनाना, किसी भी मुद्दे को चर्चित करवा देना।
ठीक है ना, या किसी पर्सन स्पेसिफिक को हाईलाइटेड करवा देना, उसके किसी एक मुद्दे को हाईलाइटेड करवा देना पैसा दे करके, ये क्या है, ये पेड न्यूज। ये क्या है, पेड न्यूज। इसमें दिया हुआ है मुख्य धारा के मीडिया द्वारा जब किसी राजनेता, ठीक है ना, उद्योगपति या किसी सेलिब्रिटी की छवि सुधारने, ठीक है ना, या राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए पैसा ले करके उसके हित के अनुकूल, ठीक है ना, मतलब जहां उसका हित है उसके अनुकूल खबरों को प्रकाशित प्रसारित किया जाए, उसी को पेड न्यूज कहला रहा है, ठीक है ना, वही पेड न्यूज है। एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक चुनाव की बात किया है कि 2010 में महाराष्ट्र राज्य चुनाव था, महाराष्ट्र में राज्य चुनाव था। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, अशोक चौहान। उन्होंने वर्ष 2009 में जब चुनाव हो रहा था, ठीक है ना, राज्य विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के संबंध में उनसे क्या की गई थी, पूछताछ की गई, ठीक है ना। चुनाव आयोग के अनुसार अशोक चौहान ने पैसे देकर अपने अनुकूल खबरें और आलेख प्रकाशित कराए थे, ऐसा क्या था, उनके ऊपर इल्जाम था, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या है, ये पेड न्यूज है, कि मतलब उन्होंने अपने हित में, अपने लिए, ठीक है ना, एक अनुकूलन बनाया, एक अनुकूल दायरा बनाया, ठीक है ना, क्लियर। वही कहा है कि अनुकूल खबरें और आलेख प्रकाशित करें। भारत के चुनाव आयोग ने वर्ष 2009 से 13 के मध्य ऐसे 1400 मामले को चिन्हित किया जो पेड न्यूज से संबंधित थे, ठीक है ना। मतलब पेड न्यूज यही हुए, आपके इथिक का एक मुद्दा हो गया, ठीक। आगे आइए, आगे दिया हुआ है, ये दूसरा न्यूज है। दूसरा न्यूज है कि इंडिया न्यूज एक चैनल है, ठीक है ना, उसमें एक दीपक चौरसिया ये न्यूज मेकर था, बताता था, बोलता था, ठीक। तो इंडिया न्यूज चैनल के दीपक चौरसिया को पेड न्यूज के प्रमोटर के तौर पर आरोपी बनाया गया, ठीक है ना। इनका उदाहरण आप डाल सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। कुछ इसी तरह वर्ष 2015 में आम आदमी पार्टी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ मान लीजिए ये सत्ता पक्ष में हो तो ऐसा कुछ मत बोलिएगा, पता चला नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, हाँ, उल्टा कार्यवाही ना हो जाए तो फिर, ठीक। चलिए, तो 2015 में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल वह एक पत्रकार को अपने साक्षात्कार के खास हिस्से से ज्यादा दिखाने के लिए निर्देश देते हुए एक वीडियो चर्चा में आया था, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या है कि अपने अनुकूल वातावरण बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड न्यूज तैयार करवा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे आते हैं। अगला है क्या, मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि कोई भी दोषी नहीं है, अभी उसको न्यायालय दोषी बनाए या ना बनाए यह निर्भर करता है किस पर, न्यायालय पे, ठीक है ना। कोई दोषी है समाज की नज़र में या नहीं है, ये बताने का काम किसका है, न्यायालय का, ठीक। लेकिन मीडिया पहले ही उसको दोषी बना चुकी है, किस पे, टीवी पर, ठीक है ना, चैनल्स पर। अब दुनिया भर का लाइव प्रसारण दिखा रही है मीडिया, ठीक है ना, उसको दोषी बनाई जा रही है, जो कि वो दोषी है नहीं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मीडिया ट्रायल कह रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मीडिया ट्रायल। कहा है कि न्यायालय द्वारा, ठीक, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में फैसला देने, ठीक है ना, किसी व्यक्ति के बारे में फैसला देने से पहले टेलीविजन और प्रिंट मीडिया, ठीक है ना, द्वारा उस व्यक्ति को छवि, उस व्यक्ति की छवि को जनता की नजर में गुनाहगार या बेकसूर साबित कर देना, ठीक है ना, बेकसूर भी साबित कर दिया। मान लीजिए वो दोषी है, समाज भी जान रहा है, जनता भी जान रही है, न्यायालय भी जान रही है, लेकिन किसी ने पेड न्यूज के थ्रू चैनल्स को, ठीक है ना, डिफरेंट प्रिंट मीडिया को, यानी मैगजीन्स में, ठीक है ना, सोशल मीडिया पे
उसको क्या बना दिया, उसकी छवि एकदम अच्छी कर दी, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज मीडिया ट्रायल। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मीडिया ट्रायल कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मीडिया ट्रायल में इसको क्या कर दिया, गुनहगार या बेकसूर साबित कर दिया, ठीक है ना। तो यही मीडिया ट्रायल हुआ। अब आइए येलो जर्नलिज्म, ये भी एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना। क्लियर, आने वाले समयों में पेपर में आपकी इससे भेंट वार्ता हो सकती है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। मीडिया एथिक्स से 3-4 मुद्दे ही हैं जो घूम फिर करके आते हैं, ठीक है ना। क्लियर। अब है क्या, येलो जर्नलिज्म यानी पीत पत्रकारिता। अब ध्यान लीजिए, ठीक क्या है, जैसे दिया हुआ है, जब सभी समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों को बहुतायत प्रयोग किया जाता है ताकि समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ सके। इस प्रवृत्ति को पीत पत्रकारिता कहते हैं। हुआ, ठीक। आइए समझते हैं, जैसे क्या है, आप लोग देखते हैं, पता नहीं किस चैनल पे आता है 10:30 बजे सनसनी आता है ना, 10 बजे की, 10:30 बजे की, 11 बजे, ठीक, एबीपी पे आता है, ठीक। चिल्ला चिल्ला करके, ठीक है ना, वो लंबे लंबे बालों वाला, ठीक है ना, क्या करता है, चिल्ला चिल्ला करके मुद्दे को उठाता है। कारण क्या है, ताकि लोगों को आकर्षित कर सके अपने लिए, और वो जो न्यूज़ दिखा रहा है उस न्यूज़ को वास्तविक एकदम बना दे, चर्चा में वो चल जाए। इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे ये जानिए। पहला तो चिल्लाने से जनता मानने लगेगी, ये भी एक वो है, ठीक, कि अरे इतना चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है, वो भी न्यूज़ चैनल पे बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है सच होगा, ठीक। दूसरा क्या, वो चिल्लाएगा इस चैनल पे और प्रभाव पड़ेगा दूसरे चैनल पे, दूसरे चैनल पे भी सनसनी शुरू हो जाएगी उस न्यूज़ को लेकर। हुआ, तो मतलब क्या, वो न्यूज़ क्या हुआ, चर्चा का विषय बन गया, बना कि नहीं बना। जब इस तरह की हरकतें करके न्यूज़ को प्रख्यात या विख्यात या कुख्यात किया जाता है, ठीक है ना, समझ रहे होंगे प्रख्यात और कुख्यात में क्या अंतर होता है। तो न्यूज़ भी 2 तरह के हो गए इस तरह में। तो अगर न्यूज़ को इस तरह से किया जा रहा है तो दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज क्या, येलो जर्नलिज्म। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, येलो जर्नलिज्म कह रहे हैं, मानते हैं कि नहीं, ठीक। तो वही कहा है कि जब सही समाचारों की उपेक्षा करना, मतलब जो वास्तविक समाचार हैं उनको नहीं दिखाया जा रहा है, जो फालतू के समाचार उसी को हाईलाइट, सनसनी सनसनी किए जा रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर। तो सनसनी फैलाने वाले समाचारों या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों को बहुतायत में प्रयोग किया जाता है ताकि समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ सके, ठीक है ना, समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ सके, ठीक। इस प्रवृत्ति को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। अब आ जाइए मुद्दा, उदाहरण देख लीजिए। कौन उदाहरण दिया हुआ है कि 26 नवंबर 2008 को, ठीक है ना, क्लियर, हुआ ताज होटल और नरीमन हाउस मुंबई में है, ठीक है ना, उस पर हमला हुआ। देश के टीवी चैनल्स में पूरे घटनाक्रम को लाइव दिखाने की होड़ लगी। अब सब लोग लाइव दिखाए जा रहे हैं कि देखिए अब आतंकवादी जो है खिड़की फांद करके ऊपर जा रहे हैं, सारी चीजें दिखाई जा रही है लाइव। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मी, नेवी कमांडो, एनएसजी कमांडो 3 दिन तक आतंकवादियों से जूझते रहे, जबकि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के हैंडलर्स भारतीय टीवी चैनल्स से पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आतंकवादियों को सैटेलाइट मोबाइल फोनों पर निर्देश देते थे, ठीक, कि अब पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है, एनएसजी यहाँ पहुँची है, ठीक है ना, ये सुरक्षा कर्मी यहाँ पहुँचे हैं, ठीक, तुम सतर्क हो जाओ। सारी चीजें 1 to all इधर लाइव चला रहे हैं, उधर वो सब क्या कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या हो गया, ये येलो जर्नलिज्म हो गया, ठीक है ना, मतलब किसी को सनसनीखेज एकदम बना दे, ठीक है ना। आगे दिया हुआ है कि न्यायालय ने इस मुद्दे पे कहा कि टीवी चैनल्स अपनी टीआरपी बढ़ाने,
ठीक है ना, अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में लाइव प्रसारण कर पुलिस कर्मियों या सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा के साथ समझौता किया। आतंकवादियों को पुलिस कर्मियों की हर गतिविधि की जानकारी मिल रही थी। टीवी चैनल्स, ठीक है ना, टीवी चैनल्स वाले अभियान समाप्ति के पश्चात भी तो घटना की रिकॉर्डिंग दिखा सकते थे, इनको लाइव दिखाने की क्या जरूरत, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन निजी स्वार्थों के चलते उन्होंने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया, ठीक है ना, कि उनकी टीआरपी बढ़ गई। मतलब उनके लिए देश सर्वोपरि नहीं था, उनके लिए क्या था, उनके चैनल की टीआरपी जरूरी थी। ठीक, आगे आइए। तो एक मुद्दा ये हो गया। फिर आइए अगला मुद्दा क्या है। अगला मुद्दा ये है कि राजनीतिक पार्टियों के प्रति झुकाव। भाई आजकल मीडिया जो है वो राजनीतिक पार्टियों के प्रति क्या कर रही है, झुकाव, झुक रही है, ठीक है ना, क्लियर। कहा ही जा रहा है आजकल दुनिया भर के वर्ड्स आप लोग सुनते होंगे, गोदी मीडिया, ठीक है ना, क्या सुनते होंगे, गोदी मीडिया। अगर गोदी मीडिया इस तरह का आ जाए तो ओवरऑल क्या कहा जा सकता है, कुछ उदाहरण दिया जा सकता है या कैसे भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जो आजकल चल रहा है मुद्दा, जैसे भी चल रहा है, चाहे पक्ष कर रहा है चाहे विपक्ष कर रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है ना, उसके लिए ही ये कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों के प्रति झुकाव। या तो मतलब मीडिया कहीं की नहीं है, इनकी भी सुन ले रही है, इनकी भी सुन ले रही है ओवरऑल। ठीक, आगे आइए। अगला है हमारा क्या, स्टिंग ऑपरेशन। जब भी स्टिंग ऑपरेशन होगा, ये स्टिंग ऑपरेशन किसके उसमें होगा, ये हमेशा मीडिया के ही अंडरटेकिंग में होगा, ठीक है ना। कैसे जानिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है क्या क्या स्टिंग ऑपरेशन में किया जाता है। जैसे ड्रग सप्लायर को पकड़ने के लिए अवैध ड्रग खरीदना, रिश्वतखोर को खास तरह की पेशकश, किसी वेश्या या दलाल को पकड़ने के लिए ग्राहक बना करके भेजना, ठीक है ना, सब स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है, गतिविधियां एकदम लाइव दिख रही है, ठीक है ना, दैट पर्टिकुलर इज स्टिंग ऑपरेशन, ठीक है ना, क्लियर। ये सारी चीजें कि जैसे ड्रग सप्लायर को पकड़ना है, ठीक है ना, हम किसी को भेज दिए, ठीक है ना, किसी को भेज दिए उसका बना करके उपभोक्ता कि ड्रग का उपभोगी है, ठीक है ना, और फाइनली हमें ड्रग चाहिए और मीडिया क्या कर रही है, वहाँ स्टिंग ऑपरेशन कर रही है, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरह से भी इनका काम आता है, ग्राहक बनाकर भेजना जैसा काम खुफिया पुलिस अपने मिशन के लिए करती है। इन्हें धीरे धीरे पत्रकारिता ने अपना लिया, ठीक है ना, क्लियर। भारत में स्टिंग ऑपरेशन की परंपरा की सदी, ये सब छोड़ दीजिएगा, मेन चीज है कि दो का एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, एग्जाम्पल के बारे में भले न जानिएगा, लेकिन एग्जाम्पल का नाम पढ़ जाने से एग्जामिनर समझ लेता है कि आपको आता है। जैसे तहलका कांड, ठीक है ना, आप लोग जा करके देखिएगा तहलका कांड क्या है, और ऑपरेशन दुर्योधन, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया। इनको देख लीजिएगा और अपने स्टिंग ऑपरेशन में शामिल करिए। आगे है इसी तरीके का, ठीक है ना, बस ये सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर आ गया है क्या, सोशल मीडिया का दुरुपयोग, ये भी एक मुद्दा है, ठीक है ना। आजकल मीडिया एथिक्स में इसका भी एक उपयोग है, क्या है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग। और फिर इसमें मेनली क्या है, इसमें मेन ये कहा है कि विभिन्न संगठन और राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी सोशल मीडिया प्रचार टीमें तैयार कर रही है। आप देखते होंगे, मान लीजिए कोई भी पार्टी आप ले लो, कांग्रेस ले लो, ठीक है ना, कांग्रेस का अलग एक सोशल मीडिया ग्रुप है, भाजपा ले लो, ठीक है ना। भाजपा अभी कुछ दिनों पहले अभियान चला रही थी, कौन सा अभियान चला रही थी कि हम क्या कहते हैं, जोड़ो, ठीक है ना, मेंबर जोड़ो, ठीक है ना, मेंबरशिप भी हो। तो कितने मेंबर हमारे के यहाँ हो गए, अब वो जुड़ेंगे तो किससे जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़ जा रहे हैं, उनके पास न्यूज़ पहुँच रही है, सारी चीज़ें। तो मतलब अब कोई भी पार्टी हो, मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, यहाँ अगर उनको अपनी वाली न्यूज़ देनी है, अपने पक्ष में जनता को या समाज को कुछ दिखाना है, तो वो भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते, भेज सकते हैं। तो वही सोशल मीडिया का अब क्या हो रहा है,
दुरुपयोग हो रहा है। हर पार्टी अपने को आगे करने पे लगी हुई है और होड़ मची हुई है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्या हो गया, सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो गया। इसमें क्या है, देखिए दिया हुआ है, सोशल मीडिया में लगातार गलत सूचनाएं डालकर लोगों की अभिवृत्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, एटीट्यूड को। अभिवृत्ति इसके बाद का चैप्टर है। अभिवृत्ति में 3 परिकल्पनाएं होती हैं, जैसे जान लीजिए अभिवृत्ति का मतलब होता है, ये एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है। अभिवृत्ति क्या होती है, एक मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है जिससे हमारे व्यवहार में बदलाव आता है, ठीक है ना। इसमें 3 तरीकों से व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। पहला होता है हमारा संज्ञानात्मक, जिसको कॉग्निटिव कहते हैं, मतलब ये ज्ञान आधारित होता है। कैसा होता है, ज्ञान आधारित, मतलब आप अपना व्यू किसी के लिए, एटीट्यूड किसी के लिए बना रखे हो। जैसे अगर आ गया आप क्या किसी के बारे में ज्ञान के आधार पर, तो ये क्या हो गया, कॉग्निटिव हो गया, संज्ञानात्मक। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा मनोवैज्ञानिक आ जाता है, भाव, ठीक है ना, भाव के आधार पर, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक तो है ही है, लेकिन भाव के आधार पर हम उसको अलग एटीट्यूड दिखाते हैं। तीसरा हमारा क्या है, बिहेवियर, व्यवहार, इसी को हम लोग फंक्शनल कहते हैं या क्रियात्मक कहते हैं। क्रिया के आधार पर, क्रिया यानी व्यवहार, व्यवहार के आधार पर एटीट्यूड बदल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब सोशल मीडिया ये सब कुछ कर रही है, संज्ञान में भी दे रही है, भाव में भी दे रही है, और किस में, उसके व्यवहार में भी, ठीक है ना। तो ये परिवर्तन आना, यही हमारा क्या है, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण कई बार समाज में हालत बिगड़े रहते हैं, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज है। जैसे इनमें एक मुद्दा सबसे बड़ा है सांप्रदायिकता, ठीक है ना, सांप्रदायिकता, ठीक है ना। सांप्रदायिक जितने भी तनाव और इस तरह के हो रहे हैं, ये सोशल मीडिया के जरिए ही होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, अगला दिया हुआ है क्या, निजी जीवन में ताकझाक। अब निजी जीवन में ताकझाक भी मीडिया कर रही है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा राजकुमारी डायना का। 1997 में ब्रिटेन की राजकुमारी डायना थी, ठीक है ना, वो एक कार दुर्घटना में मर गई। उनकी कार दुर्घटना हुई, उनकी असमय मृत्यु हो गई, ठीक है ना। कारण क्या था, ये जहाँ जहाँ डायना जा रही है वहाँ वहाँ मीडिया वाले क्या हो जा रहे हैं, पहुँच जा रहे हैं। आप देखो आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, कहीं भी जाएं मीडिया वाले सबसे पहले पहुँच जाते हैं कि नहीं पहुँच जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। जैसे एक समय क्या होता था, एक समय मतलब हर कोई न्यूज़ के लिए मतलब लालच यहाँ, ठीक वही हाल है कि क्या कि मीडिया पहले पहुंच जा रही है, ठीक है ना। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो उस जगह अब कवि नहीं रह गया, मीडिया हो गया, ठीक है ना, क्लियर। तो मीडिया हर जगह पहुँच जा रही है। वहाँ यही हुआ था कि 1997 में ब्रिटेन की राजकुमारी जा रही थी, मीडिया पीछा कर ली। अब वो मीडिया से बचने के लिए उनकी कार तेज बढ़ने लगी, उसी में क्या हो गया, एक्सीडेंट, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल ये भी क्या है, इसमें इस दुर्घटना के बाद मीडिया एथिक्स पर बड़े सवाल उठे, ठीक है ना। अपने फायदे के लिए किसी की निजी जिंदगी में झांकने का मीडिया का कितना हक है, ठीक है ना, क्लियर। ओवरऑल ये मीडिया यही थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो मीडिया ट्रायल बन जाता है कि जो दोषी नहीं है उसको दोषी बना दो और जो बेगुनाह उसको गुनहगार बना दो, ठीक है ना। तो तमाम चीज़ें हैं, तो ये मीडिया से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये मीडिया इथिक्स है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद 2 मुद्दे और बचते हैं। इसको भी देख लीजिए, ये है शरणार्थी नैतिकता यानी रिफ्यूजी इथिक्स, ठीक है ना, रिफ्यूजी इथिक्स। जैसे मेनली आप ये जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा, ठीक है ना,
सबसे ज़्यादा अगर रिफ्यूजी कहीं है तो कहाँ, यूरोपियन कंट्रीज में, ऐसा इसमें कुछ कहा गया है। उसके अलावा कहाँ कहाँ, सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, इरिट्रिया, उपसहारा अफ्रीकी देशों में, ठीक है ना। शरणार्थी आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल यहाँ कहा गया है कि वर्तमान में विश्व भर में 6 करोड़ से ज़्यादा विस्थापित लोग, ठीक, और 700 से ज़्यादा शरणार्थी शिविर, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल इनके बारे में कहा है। और फिर उसके बाद जो है एक संस्था है जो वर्ल्ड लेवल पर है, उसको हम लोग कहते हैं UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है ना। इसमें इन्होंने 1991 में शरणार्थी अभिसमय और उसके बाद 1967 में एक प्रोटोकॉल के तहत शरणार्थी शब्द को क्या किया था, परिभाषित किया था। ये सब नॉलेज है, ये सब बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना है, मेनली आपको जानना है यही कि इसके एथिकल मुद्दे क्या क्या हैं, ठीक है ना, क्लियर। जैसे ये जान लीजिए कि जैसे इसमें क्या है कि शरणार्थियों के अधिकार क्या है, ठीक है ना, और मुद्दे उनके क्या हैं। सबसे पहले अधिकार में जान लीजिए, अधिकार कौन कौन से हैं। एक वापसी का अधिकार, ठीक है ना, वापसी का अधिकार। वापसी का अधिकार का मतलब ये कि एक सिद्धांत है, हेलो सिद्धांत, जिसके तहत ये कहा गया है कि शरणार्थी को न केवल अपने देश में वापसी का अधिकार है, बल्कि उसको अपनी संपत्ति सुरक्षा का भी क्या है, अधिकार है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ ये कहा गया है, ठीक है ना, दूसरा ये कहा गया है कि परिवार से पुनर्मिलन का अधिकार, इसे आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। जबरदस्ती वापसी न होने का अधिकार, इसमें ये कहा गया है कि किसी शरणार्थी को ऐसे जगह न भेजा जाए जहां उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज कहा है। तो यहाँ क्या कहा है, जबरदस्ती वापसी न होने का अधिकार, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद यात्रा करने का अधिकार, मतलब ये है कि देश का दायित्व है, मतलब जिस देश में उसने शरण ली है उन्हें यात्रा के लिए वैध दस्तावेज दे, ताकि उस देश में आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। जैसे आपने रोहिंग्या शरणार्थियों का नाम सुना होगा, म्यांमार के ये शरणार्थी हैं, बांग्लादेश होते हुए भारत में आए। भारत में कई स्थानों पे इन पे रोक लगाए गए, वैध दस्तावेज नहीं दिए गए, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये समस्याएं जनरेट होती हैं, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, शरणार्थियों की समस्याएं क्या है भाई, ये देख लीजिए। चिकित्सीय सहायता आम आवश्यकता है, ठीक। अब जहाँ रह रहे हैं मेनली सब, अगर किसी को कोई कहीं शरणार्थी है, किसी देश में उसको संकट मंडरा रहा है, तो सबसे पहले स्थिति क्या बिगड़ेगी, डिप्रेशन होगा कि नहीं होगा, उसको सबसे पहले अवसाद होगा, डिप्रेशन में वो रहेगा। दूसरा, बाहर रह रहा है, कहीं रह रहा है तो मलेरिया, हैजा, इस तरह की बीमारियां आनी है। ये सब आप ज्ञानवर्धक चीज़ें ये खुद पढ़ लो, इसमें पढ़ाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है कि सिद्धांत आपको बताया जाए, ये बताया जाए। बस एक नज़र पढ़िएगा, ये बहुत ज़्यादा आता भी है। जो आएगा इससे रिलेटेड एथिकल मुद्दे ही आएंगे, ठीक है ना, वो आपको सब बताया जाएगा, क्वेश्चन में पढ़ा देंगे। चलिए आगे आ जाते हैं, ठीक। इसको भी अब जो है, अब एक पेज और किए थे ना, ठीक है ना। ये जो नीति शास्त्र है, ठीक है ना, व्यावहारिक अप्लाइड वाला, उसके ये कुछ प्रेजेंट टाइम में नैतिक मुद्दे हैं जो समाचार पत्रों में इस समय रहते हैं और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखें, ठीक है ना, क्लियर। इन मुद्दों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है ना, उन क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देखेंगे। फिलहाल में इसको देख लीजिए, ठीक।
समाचारों में नैतिक मुद्दे पहला दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया, ठीक है ना, यूथनेशिया के लिए नियमों को आसान बनाया, ठीक है ना। मेनली ये सबसे पहले उस दिन बात हो रही थी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और सक्रिय इच्छा मृत्यु। तो भारत सरकार ने हमारे देश में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को क्या माना है? वैध माना है, और सक्रिय को क्या माना है? अवैध माना है। निष्क्रिय और सक्रिय में अंतर क्या क्या हम लोग करते हैं ये जानते हैं। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है कि किसी व्यक्ति को मरने देने के उद्देश्य से चिकित्सा उपचार बीचनी में क्या कर दे रहे हैं? रोक दे रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। मतलब कोई व्यक्ति जो है बहुत सीरियस है, ठीक है ना, क्लियर। और उसके दो पार्ट हो सकते हैं कि वो क्या कहते हैं, ठीक तो हो सकता है लेकिन उसका ठीक होना ठीक न होने से ज़्यादा अच्छा है, यानी मर जाना ज़्यादा अच्छा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमने क्या कर दिया कि इलाज जो चल रहा था, ठीक, उस इलाज को बीच में क्या कर दिया? रोक दिया। रोक देने से उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है ना, क्लियर। तो ये आपका क्या कहलाएगा? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, ठीक है ना। ये आपका क्या कहलाएगा? पैसिव यूथनेशिया, ठीक है ना। आगे आइए, सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या है ये जान लेते हैं। इसके विपरीत यह एक जीवन को दवाओं या अन्य कारकों की मदद से समाप्त करने के लिए घातक इंजेक्शन देना, ठीक है ना, जैसे घातक इंजेक्शन दे रहे हैं वो सम्मिलित करता है। मतलब किसी डॉक्टर की सहायता से आपने क्या कर दिया, किसी को ऐसी मेडिसिनल उपचार तो कहेंगे नहीं इसको, ठीक है ना, मेडिसिन दे दिया या इंजेक्शन दे दिया या वैक्सीनेशन दे दिया जिसके तहत वो क्या हो जाए? मर जाए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये जानबूझकर मारना होगा, है तो दोनों जानबूझकर, लेकिन उसकी तुलना में ये निष्क्रिय प्रक्रिया है और ये कैसी प्रक्रिया है? सक्रिय प्रक्रिया, ठीक है ना। तो हमारा देश जो है, ठीक, किसको मान्यता देता है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, ठीक है ना। उसके बाद भारत में इच्छा मृत्यु, ठीक है ना, इसमें दिया हुआ है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में, ठीक है ना, अगर 2018 लिख सके तो बहुत अच्छा है, में एक ऐतिहासिक निर्णय में जीवित रहने की इच्छा यानी लिविंग विल की अवधारणा यानी कंसेप्ट का हवाला देते हुए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को क्या माना? वैध माना, ठीक है ना, इसको वैध माना। फिर दिया है अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया। किसका हवाला दिया? 21। संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन का अधिकार, ठीक है ना, जिसमें कहा गया है कि जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण मरने का अधिकार भी शामिल है। भाई हम अगर इलाज बीच में रोक देते हैं तो हमारी जो मृत्यु हो रही है वो गरिमामयी ही मानी जाए। लेकिन अगर किसी को इंजेक्ट करके मारा जाए, ठीक है ना, या दवा दे करके मारा जाए, ठीक, या किसी भी तरीके से उसकी मृत्यु की जाए, ठीक है ना, और उसके चाहने से ही की जा रही है भले ही, लेकिन वो गरिमामयी मृत्यु नहीं मानी जाएगी, ये ध्यान रखें, ठीक है ना, क्लियर। आगे दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु नियमों में किए गए संशोधनों का मौलिक लक्ष्य प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाना, ठीक है ना। प्रमुख दिशा निर्देश क्या क्या है ये, ठीक, लिविंग विल। अब क्या है? पहले क्या था? पहले वाला पढ़ें। पहले क्या था कि यह आवश्यक था कि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट लिविंग विल को प्रमाणित करे या प्रति हस्ताक्षरित करे, यानी उसको क्या कहते हैं? अटेस्ट करना, ठीक है ना, अटेस्टेड करें। अब इसमें क्या है? अटेस्ट जैसे आप लोग करते होंगे, कोई फॉर्म आता होगा तो स्व हस्ताक्षरित करते होंगे ना, थोड़ा सा उसी टाइप का। आगे अब क्या है? लिविंग विल के लिए नोटरी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया गया सत्यापन पर्याप्त होगा, ठीक है ना। लिविंग विल तक पहुंच
पहले क्या था, जिला अदालत की निगरानी में, लेकिन अब क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिकॉर्ड का एक हिस्सा है जो भारतीय अस्पताल एक्सेस कर सकते हैं। सभी अस्पताल एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना, डिजिटल मीडियम में, ठीक, वो तुरंत क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। ठीक, आगे आइए, मरीज की स्थिति की जांच करने के लिए प्राथमिक बोर्ड। पहले क्या था, डॉक्टरों के प्राथमिक बोर्ड को सामान्य चिकित्सा, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मनोचिकित्सा, ऑन्कोलॉजी में कम से कम 20 वर्षों के अनुभव वाले और कम से कम 4 विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। लेकिन अब क्या है, अब जो है प्राथमिक बोर्ड में इलाज करने वाले चिकित्सक और विशेषज्ञता में 5 साल का अनुभव वाले 2 अन्य डॉक्टर सहित 3 डॉक्टर शामिल होंगे। ठीक, क्लियर। निर्णय लेने में समय, पहले कोई सीमा नहीं, अब 48 घंटे में हो जाना चाहिए। और द्वितीय बोर्ड, पहले क्या था, जिला कलेक्टर को चिकित्सा विशेषज्ञों का दूसरा बोर्ड गठित करना होता था, लेकिन अब क्या है, तुरंत चिकित्सा विशेषज्ञों का एक द्वितीय बोर्ड गठित हो जाता है। ठीक है ना, तो ये अंतर आ गया। ठीक, आगे आइए अगले मुद्दे, इच्छा मृत्यु करने वाले विभिन्न देश। ठीक है ना, कौन है, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम। उन लोगों की इच्छा मृत्यु की अनुमति देता है जो असहनीय पीड़ा का अनुभव करते हैं, जिसके बेहतर होने की कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है ना, अब भाई कोई असहनीय पीड़ा में और उसके ठीक होने की भी कोई भी चांस नहीं है, तो क्या करे, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को प्राप्त करे। स्विट्जरलैंड इच्छा मृत्यु पर रोक लगाता है, लेकिन डॉक्टर और चिकित्सा पेशेवर की उपस्थिति में सहायता में प्राप्त आत्महत्या की अनुमति देता है। उसके बाद मार्च 2023 में कनाडा में मानसिक रूप से बीमार लोगों को इच्छा मृत्यु सहायता प्राप्त आत्महत्या कानूनी हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन इस फैसले में भारी आलोचना हुई, स्थगित भी हो सकता है, ये तो उस समय की न्यूज़ है, छोड़ देंगे इसको। आगे आ जाइए नेक्स्ट। जैसे अमेरिका में भी हर जगह नहीं है, कुछ जगहों पे है, जैसे ऑर्गन वोट जाना और ठीक है ना, अन्य जगहों पे है। अब आ जाते हैं, आप पढ़े हो क्या, ह्यूमन एथिक्स, वो एनिमल एथिक्स, और इनका जो मेन वो है वो जानिए, मानव अधिकार बनाम पशु अधिकार। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मानव सुरक्षा एवं पशु अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए, ऐसा कुछ कहा है। ठीक है ना, अदालत ने यह भी कहा है कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं और उन्हें टीकाकरण करने, और यदि जानवर किसी पर हमला कर देते हैं तो लागत को कवर करने के लिए वित्तीय रूप से जवाबदेह ठहराया जा सकता है। आजकल पेपर में भी आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, जैसे जो भी लोग घर में भी कुत्ते पाल रहे हैं, ठीक, वो सबसे पहले क्या करें, रजिस्ट्रेशन कराएं। क्या कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन कराना, और फिर उसके बाद अगर किसी को काट लेता है तो कुछ है उसमें प्रावधान ऐसे किए गए, तो वो चीज़ें हैं। अब आगे आ जाइए, मानव और पशु अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बहुत ठीक है ना, ये सब देखे जाने वाले मुद्दे हैं। ठीक, उसमें आप इसको पीसीए अधिनियम 1960 को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब आ जाइए, ये इम्पोर्टेंट है, कौन, मून लाइटिंग संस्कृति। ठीक है ना, ये करंट मुद्दा है। ठीक है ना, करंट मुद्दा है क्या, मून लाइटिंग संस्कृति। मून लाइटिंग का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। मून लाइटिंग का मतलब हो गया शब्द नियमित व्यावसायिक घंटों से परे अतिरिक्त काम करने की प्रथा का क्या है, वर्णन। ठीक है ना, क्लियर। इसका क्या है, वर्णन, मतलब आपको जितना डिफाइंड है, आपको मान लीजिए डिफाइंड है कि आप 5 बजे तक ही काम करोगे, ठीक है ना, क्लियर, और आपको रख दिया गया 7:30 8 बजे रात तक आप काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये मून लाइटिंग, वही प्रथा क्या कहलाएगी, मून लाइटिंग कहलाएगी। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया। तो ओवरऑल मून लाइटिंग क्या, नियमित व्यावसायिक घंटों से परे अतिरिक्त काम करने की प्रथा क्या है, मून लाइटिंग।
ठीक, क्लियर? आगे आइए। यह दूसरा कार्य नियोक्ता की जानकारी के बिना लिया जाता है और आमतौर पर सप्ताहांत या शाम को कार्य होता है। जाहिर सी बात है, हमने क्या कहा कि मतलब मान लीजिए किसी का टारगेटेबल है, ठीक है ना, टारगेट पूरा नहीं हुआ, बॉस ने कहा कि भैया वीकेंड तक पूरा हो जाना चाहिए, आपने वीकेंड तक पूरा नहीं किया, तो फाइनली क्या होगा, कहेगा कि आज 12 बजे रात तक पूरा करके लेकिन जाओ। तो ये क्या है, मून लाइट संस्कृति है, इसी को मून लाइटिंग संस्कृति कहा जाता है। दूसरा का क्या कहा है, शाम में, ठीक है ना। मान लीजिए आपको क्या कहा गया, कोई वर्क दे दिया गया कि आज ये काम आपको निपटाना है, आपका जो वर्क का ड्यूरेशन है वो 5 बजे तक ही है, लेकिन 9 बजे तक आप क्या कर रहे हो, किए जा रहे हो, ठीक। तो वैसा क्या बनाया गया है, माहौल बनाया गया, वही यहाँ का है कि जानकारी के बिना लिया जाता है, ठीक है ना। आमतौर पे कब, सप्ताह के अंत में यानी वीकेंड पे या शाम में, ठीक। आगे आइए। जब अमेरिकियों ने अपनी आय का समर्थन करने के लिए अपने सामान्य कार्य घंटे 9 बजे से 5 बजे तक के अलावा दूसरे व्यवसायों की तलाश शुरू कर दी, तब इसे मून लाइटिंग के रूप में जाना जाने लगा। ये ध्यान रखिए, समझ में आएगा। आगे आइए। कर्मचारियों को मून लाइटिंग संस्कृति से प्रेरणा कहाँ से मिलती है, ठीक, क्या प्रेरणा मिलती है पहले, और दूसरा क्या कहा है कि इस के बारे में लोगों की सबसे ज्यादा क्या चिंता है, ठीक है ना। पहले आ जाइए, प्रेरणा, क्या प्रेरणा मिलती है, पहले आ जाइए। घर धारित काम की संस्कृति, वर्क फ्रॉम कल्चर के कारण, ठीक है ना, वर्क फ्रॉम, जो आजकल चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, ठीक है ना, उस संस्कृति के कारण नियोक्ता अब क्लॉक आउट टाइम शीट का क्लॉक इन उपयोग करके कर्मियों की दक्षता का मूल्यांकन नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्लियर। इसे देख लीजिएगा। आगे खर्च में आप ये केवल पॉइंट्स गिनवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे आ जाइए। खर्च करने के लिए अधिक पैसे होना, ठीक है ना। आगे आइए। अधिक कार्य अनुभव प्राप्त करने के लिए, भाई नई क्षमता है तो उसको ज़्यादा देर तक कर दिया गया, क्यों, क्योंकि अनुभव प्राप्त कर सके। अगला है क्या, बोरियत से बचने के लिए, ठीक, कि रोजगार में स्वयं को व्यस्त रखने के लिए कर्मचारी उपलब्ध खाली समय का उपयोग करने के लिए मून लाइटिंग विकल्प क्या करता है, चुनता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये प्रेरणा मिल रही है यहाँ से, ठीक। एक बार सबसे ज़्यादा क्या चिंता है, इसे आप लोग एक बार देख लें। मेन चीज़ है कानूनी लेकिन शायद अनैतिक है, ठीक। भाई कोई भी ये गैर कानूनी नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए आप सरकारी नौकरी में, आपको कार्य संस्कृति से परिचित करा दिया गया, ठीक है ना। आपको एक टारगेट दे दिया गया, अगर आप टारगेट नहीं पूरा कर पाए, ठीक है ना, समझ रहे हैं, और बगल वाले किसी ने टारगेट पूरा कर दिया, ठीक है ना, क्लियर। तो जाहिर सी बात है ये दर्शाता भी है कहीं ना कहीं कि आपके कार्य में शिथिलता, दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा कि आप कार्य करने में अक्षम हो, सक्षम नहीं है, ठीक। तो कहीं ना कहीं आप कानूनी तौर पे दोष भी नहीं लगा सकते कि लगाओगे, नहीं लगा सकते हो। तो वही चीज़ ये कहा है कि कानूनी लेकिन शायद अनैतिक। अनैतिक इस तौर पे हो गया कि आप उसको ये भी तो कह सकते हो कि भाई कल अधिक बोझ नहीं है, आप कल कर लेना, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि आप 9 बजे रात तक। आजकल जैसे ऑफिसेस का ये कल्चर हो गया, ऑफिसेस का कई कल्चर हो गया है, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले सचिवालय में निकला था, क्या निकला था, और अन्य विभागों में भी निकलता है क्या, कि ऐसा है कि आप आओ, थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक दे रहे हो, ठीक है, क्लियर।
अब बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक के तहत क्या, उनको 5 से सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बैठना ही बैठना है, बिल्कुल बैठना है। लेकिन कार्य कितना है, कार्य हमने ऐसा किया कि 9 बजे से 6 बजे जो खत्म होना था, या बहुत ज़्यादा कार्य का बोझ नहीं है, 3 बजे तक ही कवर है। हम बाकी खाली बैठे तो हम जा सकते हैं, अगर खाली नहीं, ठीक, तो उसको जबरदस्ती उतने बजे तक रोकना ही, ये भी अनैतिक है, ठीक, कि बॉस जब तक आ नहीं जाएंगे। जैसे ये मेनली उनमें भी देखा जाता है जहां विभागों में छोटे कर्मचारी हैं, छोटे दर्जे के कर्मचारी हैं, कि अधिकारी शाम में आ रहे हैं, दिन भर वो फील्ड के नाम पे कहाँ है, बाहर है, लेकिन शाम में आ रहे हैं। अब छोटा कर्मचारी समय हो चुका है, लेकिन चूंकि बॉस आए नहीं है, तो इस वजह से वो क्या है, वो कार्य संस्कृति से प्रभावित होकर के वहाँ रुका पड़ा है, ठीक है ना, वो बोल भी नहीं सकता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको सस्पेंशन जैसे, ठीक है ना, रिजल्ट स्वीकार करने पड़ सकते हैं। इस वजह से, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा है, अनैतिक हो जा रहा है, ये चीज़ अनैतिक हो जा रही है। फिर अब क्षमता पे आइए, जो कर्मचारी अपनी पहली नौकरी में लंबे समय तक काम करने में से शारीरिक रूप से थक गए, वे अपनी दूसरी नौकरी के परिणाम स्वरूप अपने कर्तव्यों से विचलित और लापरवाह हो सकते हैं, ठीक है ना, जाहिर सी बात है। तीसरा दिया हुआ है कारपोरेट संसाधनों का उपयोग, चौथा है स्वास्थ्य समझौता। तो ये आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। इसमें आगे की राय ये कहा है कि मून लाइटिंग से संबंधित खतरों की पहचान करने के लिए डेटा ली और डे लाइटिंग, मून लाइटिंग का वो क्या है अपोजिट, डे लाइटिंग। डे लाइटिंग का मतलब क्या, प्राथमिक नौकरी के कामकाजी घंटों के दौरान किसी अन्य नौकरी पर काम करना, ये डे लाइटिंग, ठीक है ना। और उन्हें कम करने के लिए कई फर्मों ने उपकरण और प्रक्रियाओं को लागू किया है। खैर ये सब चीजें हैं जो भी है, मतलब मून लाइटिंग आपको समझना था और किस किस तरह से इसमें प्रश्न आते हैं, ये एक बार यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है हमारा इन्फ्लुएंसर इंडोर्समेंट का नीति शास्त्र, ठीक है ना। इन्फ्लुएंसर इंडोर्समेंट। अब पहले इंडोर्समेंट समझ लीजिए क्या है। इंडोर्समेंट एक प्रकार का क्या है, विज्ञापन है, जो व्यक्तियों या प्रसिद्ध व्यक्तियों का उपयोग करता है, उन्हें सार्वजनिक चेतना, सम्मान और पहचान का उच्च स्तर प्राप्त होता है, ठीक है ना, क्लियर। विज्ञापन दाताओं और ग्राहकों का मानना है कि एक सेलिब्रिटी का समर्थन या अनुमोदन की मोहर उपभोक्ता व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। जैसे आइए, अभी कुछ दिनों पहले आपने मुद्दा सुना था, किसका सुना था, फेयर एंड लवली का। फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली क्या था, एक क्रीम थी जिसको वर्षों से लोग इस्तेमाल में ले आ रहे थे। कंपनी का दावा क्या था, फेयर एंड लवली, ठीक है ना, लगाइए फेयर होइए, ठीक है ना, लवली दिखिए, ठीक। किसी ने दावा किया कि ऐसा है कि ये भ्रामक नाम है, ठीक। अदालत में, न्यायालय में चुनौती भी दी गई, फाइनली उनको अपना नाम क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, बदला, ठीक। दूसरा मुद्दा आइए, दूसरा मुद्दा ये है कि कई मुद्दे ऐसे आते हैं कि आप देखते होंगे एक्टर्स, ठीक है ना, क्योंकि कहा गया है रियल लाइफ से अधिक क्या होती है, प्रभावित होती है, मानते हैं। रियल लाइफ से प्रभावित कौन, रियल लाइफ। हम लोग अगर रियल लाइफ देख रहे हैं, रियल लाइफ क्या, पिक्चर्स, मूवीज, ठीक है ना। हीरो हैंडसम दिख रहा है तो आप भी हैंडसम दिखना चाहोगे, ठीक है ना। हीरो अगर वो कैप लगा रहा है तो वो भी आप कैप लगाना चाहोगे। हीरो अगर उल्टा चश्मा लगा रहा है तो आप भी उल्टा चश्मा लगा रहे हो। कहीं ना कहीं आप उससे क्या हो, प्रभावित हो, वैसा ही करने की चेष्टा करोगे, कोशिश करोगे, वैसा ही बनने की कोशिश करोगे, ठीक। हीरो अगर बुरा कर रहा है, मतलब बुरा तो नहीं, लेकिन हाँ उसके जैसा थोड़ा सा लगो कि हाँ हम बाजीगर हैं, ठीक है ना, हैं, बिल्कुल हैं तो हैं, ठीक है ना, क्लियर। भले किसी को आप ढकेल ना रहे हो, ठीक।
वो अलग बात है, मूवी आप सब देखते हो, ठीक है ना, क्लियर। कहने का मतलब क्या है कि उसको एक ओर से आइडियल मान लिया। मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है कि क्या उसको एक ओर से आइडियल मान लिया। आइडियल यानी क्या? आदर्श, उसी के अनुरूप बनना। इसका फायदा आज कारपोरेट सेक्टर भी उठा रहा है, भ्रामक विज्ञापन दे देकर अपने प्रोडक्ट्स का, ठीक है ना, क्लियर। कहा कि ऐसा है कि भाई ये खाइए और तुरंत ही क्या हो जाएगी, मतलब एनर्जेटिक हो जाएगी। आप देखते होंगे किस पे? ग्लूकॉन डी, ठीक है ना, अमिताभ बच्चन का प्रचार आता है, किस पे आता है? ग्लूकॉन डी। भाई जाहिर सी बात है, हम लोग भी पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, ग्लूकोज से ग्लूकॉन डी बनता है, और उस पर लिखा भी रहता है इस इंस्टेंट एनर्जी सोर्स, त्वरित ऊर्जा स्रोत, ठीक है ना। मतलब ग्लूकोज जो खाते हैं ये क्या है? एक्सेलरेटेड फॉर्म में आपको ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है कि नहीं? वही प्रचार दिखा देता है कि अमिताभ बच्चन ने ग्लूकॉन डी लिया और फुटबॉल ऐसे मारा सीधे स्टेडियम पार। अब बच्चा भी ग्लूकॉन डी पी करके क्या करेगा, ठीक है ना, मानना चाहेगा। खैर ये इसका निगेटिव सेंस नहीं हुआ, लेकिन कई निगेटिव सेंस ऐसे हो जाते हैं भ्रामक विज्ञापनों के, जो समाज पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह रहे हैं? इन्फ्लुएंसर इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट यानी परोसा गया जबरदस्ती तौर पे, ठीक है ना। हमने आदर्श आपको मान लिया, आपने हमें कुछ ऐसा दिखा दिया जिसकी वजह से समाज पे क्या पड़ रहा है? विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको क्या कहा गया? इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट। इन्फ्लुएंसर यानी जो प्रभाव करने वाला था, ठीक है ना। तो वही है कि ये एक प्रकार का विज्ञापन है जो प्रमुख व्यक्तियों या प्रसिद्ध व्यक्तियों का उपयोग करता है, जिन्हें सार्वजनिक चेतना, सम्मान या पहचान का उच्च स्तर प्राप्त हो, ठीक है ना, क्लियर। उदाहरण के लिए आइए, सचिन तेंदुलकर ने कुकीज, ठीक है ना, कुकीज और मोटरसाइकिलों के समर्थन का युवा लड़कों या बच्चों पर प्रभाव, ठीक है ना, प्रभाव जो उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। तेंदुलकर किस में आते हैं? टीवीएस में आते हैं। टीवीएस मोटरसाइकिल है, उसके प्रचार में आते हैं, ठीक, आते थे या आते हैं, जो भी है। कुकीज के प्रचार में आए, ठीक है ना। अब बच्चों का प्रभाव किस पे, युवाओं का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्योंकि वो उनको क्या मान रहे हैं? आदर्श मान रहे हैं। आज दुनिया जान रही है कि ड्रीम 11 एक क्या है? पैसा कमाने का जरिया है, और उसमें लिख देता है नियम और शर्तें लागू, और कह देता है कि जोखिम आपके ही हवाले है, अपनी सूझबूझ से खेलिए। लेकिन फिर भी कौन प्रचार करने आ रहे हैं? भाई पता चला हमारे भारतीय टीम के कप्तान ही आ गए, आ रहे हैं कि नहीं? ड्रीम 11 के प्रचार आ रहे हैं। ये क्या है? ये भ्रामक विज्ञापन है, ठीक है ना। ये क्या है? ये भ्रामक विज्ञापन है, और ये किसके जरिए हो रहा है? ये इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट के जरिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक, तो वही चीज यहाँ कहा गया है। भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ भारत के कानून, ठीक है ना। केंद्र ने सार्वजनिक हस्तियों और सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोगों के लिए विज्ञापन नियम प्रकाशित किए हैं, जिनके लिए उन्हें सोशल मीडिया पर विज्ञापन करने वाले ब्रांड या उत्पाद से प्राप्त किसी भी वित्तीय या भौतिक लाभ का खुलासा करने की आवश्यकता होती है। 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी उसी पर आधारित है, जो उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों से बचाने के लिए किया गया है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद क्या है? किसी खुलासा करने की जरूरत है। ऐसे लोग या संगठन जो अपने दर्शकों के साथ विशेष स्थिति या कनेक्शन के कारण अपने दर्शकों के खरीद निर्णय या उसको प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद यहाँ जो है प्रवासन का नीति शास्त्र है,
ठीक है ना। मानव प्रवास और गतिशीलता एक लंबे समय, ये अलग है, ठीक है ना। क्लियर। यहाँ प्रवासन के लिए कहा गया है, जैसे प्रवासन नीति शास्त्र, इसको हाईलाइटेड करके थोड़ा दिखाना था, तो उसी ने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। खैर इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल में आ जाइए, अभी जो हम लोगों ने मुद्दा पढ़ा है खेल में डोपिंग, ठीक है ना, खेल में डोपिंग। आइए, हाल में ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक को संसद में क्या किया गया, मंजूरी की गई है। डोपिंग आप लोग जान ही रहे हैं, विश्व डोपिंग एजेंसी वाडा और नेशनल वाले को नाडा, ठीक है ना। क्लियर। और जो उन दोनों में वो कर रहा है वो कहाँ, CAS, ठीक है ना। क्लियर। आर्बिट्री, ठीक है ना, आर्बिट्रेशन वाले न्यायालय, ठीक है ना। क्लियर। अब आइए, डोपिंग के लिए मानदंड में शामिल कौन कौन से हैं। इससे कार्य क्षमता में सुधार होता है, या एथलीट के स्वास्थ्य के खतरे में डालता है, ये सब भी आप देख लेंगे, इसमें गाथा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर डालिएगा स्टीरॉयड का उपयोग, और इसमें वो स्टीरॉयड में अगर डाल सके तो एक स्टीरॉयड मैंने बताया था नॉन्ड्रोलोन। कौन सा, नॉन्ड्रोलोन, ये एग्जाम में भी आया हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स में आया हुआ है नॉन्ड्रोलोन। तो नॉन्ड्रोलोन का नाम स्टीरॉयड और ब्रैकेट में नॉन्ड्रोलोन में यही लिया जाता है, ठीक है ना। कि उपयोग को उदासी और कभी कभी आत्मघाती विचारों से जोड़ा गया है। आगे आइए, विधेयक के महत्वपूर्ण खंड एक बार इसे देख लीजिएगा। एक्चुअल में स्पोर्ट्स एथिक्स ये है, मेन पॉइंट्स ये होने चाहिए, क्या, सॉलिडेरिटी, इक्विटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर की समानता होनी चाहिए, मतलब ठीक स्पोर्ट्समैनशिप होना चाहिए, ना कि गेम्समैनशिप होना चाहिए। हमने बताया था स्पोर्ट्समैनशिप किस पर प्रभावित है, स्पोर्ट्समैनशिप साधन इमैनुअल कांट वाला, याद आया, ठीक, निरपेक्ष परिणामवादी, ठीक है ना। क्लियर। फेयर प्ले और रिस्पेक्ट फॉर अपोनेंट्स, यानी जो सामने वाला है उसके लिए आप भी रिस्पेक्ट रखो। जैसे सानिया नेहवाल का, नहीं, वो PV संधू वाला मैटर था, ठीक है ना। उसने क्या किया कि अगले को बधाई दी और उसके रैकेट को क्या किया, यथास्थान पर रख दिया। तो मतलब ये क्या था, ये था रिस्पेक्ट फॉर अपोनेंट्स, ठीक है ना। क्लियर। इस चीज को हम लोग देख लेंगे। आगे आइए, नेक्स्ट। ये आपका आया हुआ प्रश्न है और ये ध्यान में रखिएगा कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड नोलन के सम्मान में सार्वजनिक जीवन के मानकों पर समिति को नोलन समिति के रूप में जाना जाता है। जैसे नोलन समिति थी, नैतिकता पर आधारित थी, उसके 7 व्यूज थे। क्या थे? 7 व्यूज थे। प्रश्न ये था कि सार्वजनिक, जैसे एक प्रश्न आता है सार्वजनिक और निजी जीवन पर नैतिकता का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। नैतिकता हम लोग कैसे सामाजिक संगठनों, ठीक है ना, समाज से, परिवार से और शिक्षण संस्थानों से कैसे हम लोग सीखते हैं नैतिकता, कौन कौन सी नैतिकता सीखते हैं, ये भी एक प्रश्न होता है। प्रश्न क्या है? पहला क्या कि नैतिकता, ठीक है ना, क्लियर, सार्वजनिक जीवन तथा निजी जीवन को कैसे प्रभावित करती है, ठीक है ना। दूसरा क्या कि हम लोग नैतिकता समाज से, नैतिकता शिक्षण संस्थाओं से और नैतिकता परिवार से कैसे सीखते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी नैतिकता सीखते हैं वो अभी हम लोग चर्चा आगे करेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल में नैतिकता सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करती है, उसके लिए लॉर्ड नोलन का सिद्धांत है, ठीक है ना। लॉर्ड नोलन के 7 क्या है सिद्धांत हैं, 7 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना। उसी को लॉर्ड नोलन कमेटी कहा जाता है, लॉर्ड नोलन कमेटी, ठीक है ना। नोलन कमेटी 7 प्रिंसिपल्स इन, ठीक है ना, पब्लिक लाइफ, ठीक है ना, क्लियर। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं वो जान लीजिए। पहला है निस्वार्थता, ठीक है ना, निस्वार्थता, ठीक। अब इसमें क्या है इसके बारे में जान लीजिए। सार्वजनिक पद के धारकों को केवल सार्वजनिक हित के संदर्भ में निर्णय लेना चाहिए। उन्हें अपने परिवार
या अपने दोस्तों के लिए वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, पहला क्या हो गया आपका निस्वार्थता हो गया। दूसरा ये सत्य निष्ठा यानी इंटीग्रिटी, ठीक है ना, सत्य निष्ठा यानी इंटीग्रिटी। हमने इंटीग्रिटी आपको बताया था और ईमानदारी बताया था ना, क्लियर। यहाँ क्या था जान लीजिए, जैसे आपको अगर आप जो है 5 बजे तक कार्य करते हो तो प्रतिदिन का निर्धारित है कितना, आपको 1000 रुपये, ठीक है ना। अगर आप 5 बजे तक कार्य करते हो 9 से 5 तो आपका पर डे का कितना है 1000 रुपये, है कि नहीं है, मान लिया। ठीक, यदि किसी दिन आपके कार्यालय में हाफ डे हो, सभी लोगों को क्या किया गया 1000 रुपये फिर भी दिया गया, सभी लोगों को 1000 रुपये फिर भी दिया गया, ठीक है ना, क्लियर। आप भी 1000 रुपये लिए और चलते बने, तो ये क्या था, ये आपकी ईमानदारी, ये आपकी क्या है, ईमानदारी है। क्यों? क्योंकि आप नियम से चले, आपको जो दिया गया आपने उतने में ही वो चीज कर ली। लेकिन सत्यनिष्ठा क्या कहती है, सत्यनिष्ठा ये कहती है कि भैया हमने कार्य आधा दिन किया है, आप पढ़ गए नहीं, हमको 500 मिलना चाहिए, हमको क्या मिलना चाहिए, 500 मिलना चाहिए, ठीक, हमको 500 दीजिए। उन्होंने कहा नहीं 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 कोई नहीं, आप 1000 लायक हो, आपको 1000 ही मिलेगा, ठीक है ना। भले आपने आधे दिन, आज हाफ डे हुआ है तो ये तो सरकारी कार्यालय का आधा दिन है, तो वो तो आपको, लेकिन आप किस पे अड़े रहे कि नहीं मुझे 500 ही चाहिए, तो ये आपकी क्या है, ये सत्यनिष्ठा है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब क्या कि ईमानदारी अलग, ईमानदारी भी उसी वे में है, सत्यनिष्ठा भी उसी वे में, लेकिन सत्यनिष्ठा उसमें और क्या है, ऊपर ये चीज। तो वही यहाँ कहा गया है, सत्यनिष्ठा या ईमानदार होने और नैतिक सिद्धांतों के प्रति, मतलब ईमानदार तो है ही। क्या आप ये कह सकते हो कि सत्यनिष्ठ व्यक्ति ईमानदार नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है ना। वो तो एक मानक है, वो तो मानक है ही उसका कि ईमानदारी है, लेकिन ईमानदार के साथ साथ नैतिक नीतियों का भी वो पालन कर रहा है, नैतिक सिद्धांतों के अनुसार है, अनुरूप है, इस वजह से वो क्या है, सत्यनिष्ठ, ठीक है ना। तो वही कहा गया है कि यह ईमानदार होने और नैतिक और अनैतिक सिद्धांतों के प्रति सुसंगत और समझौता न करने वाली निष्ठा का अभ्यास है, ठीक है ना। देखिए ये क्या कहा है, समझौता न करने वाला, ठीक है ना, मतलब उसको स्वीकार्य नहीं है, ठीक है ना। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ निकला था कि बिहार यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, बिहार यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी की बात है कि वहाँ कोई प्रोफेसर था, उसने जो है एक करीब 10 लाख कुछ रुपए, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी प्रशासन को लौटा दिए। जब पूछा गया कि भाई आप ये क्यों लौटा रहे हो, तो उसने जवाब ये दिया कि साहब क्लास लेने तो मैं मात्र जब से अपॉइंट हुआ हूँ तब से 5 ही दिन गया हूँ, ठीक है ना, और ये मुझे जो है पूरा मेहनताना दे दिया गया है, ठीक है ना, जो कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो बड़ा चर्चा का मुद्दा हुआ था, पूरे पेपर ओपर में भी आया। तो ये किसका उदाहरण हुआ, ये सत्यनिष्ठा का उदाहरण किसका हुआ, सत्यनिष्ठा की। मतलब उसको तो भाई कोई आप प्रोफेसर कल को यूनिवर्सिटी में हो जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जा रहे हो, आप क्लास लेने जाओ ना लेने जाओ, आप क्लास लेने जाओ ना लेने जाओ, क्या आपका पैसा नहीं बनेगा? बनेगा, जब तक कि आपकी कोई शिकायत न कर रहा हो। आमतौर पे मैक्सिमम ये ऐसा देखा भी जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कई लोग ईमानदार होते हैं कि जाते हैं, 2 लेक्चर है उनका तो 2 लेक्चर लेते भी हैं, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन फाइनली क्या है कि वहाँ क्या था कि उसका 10 लाख समथिंग बना और उसने केवल 5 दिन की ही सैलरी क्या की, स्वीकार की, 5 दिन की ही सैलरी स्वीकार की। चाहता तो वो 10 लाख भी ले सकता, तो वो तो उसकी ईमानदारी पक्ष में आ रहा था, वो ले सकता था, बिल्कुल ले सकता था, लेकिन उसने वहाँ नहीं लिया, ठीक है ना।
केवल 5 दिन का इनकम लेकर के, सैलरी लेकर के वो क्या हुआ, ठीक, बाकी यूनिवर्सिटी प्रशासन को उसने लौटा दिया। तो ये क्या है, ये सत्यनिष्ठा है, इसे क्या कहेंगे, इंटीग्रिटी कहेंगे, ठीक है ना, क्लियर। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन अनुकरणीय नेता थे जो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। संकट के समय दोनों ने अपने मूल्यों का पालन किया, जैसे लिंकन गुलामी के उन्मूलन के लिए और गांधी अहिंसा के लिए, ठीक है ना, क्लियर। भाई जाहिर सी बात है कि गांधी जी को आप लोग खुद जान रहे हो, पाठ भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना। गांधी जी ने क्या किया, कई बार भाई उनको लोग लोभ देने की कोशिश की है, लालच देने की कोशिश की है कि हम तुमको ये दे देंगे, ठीक है ना। कई उन्होंने मिले हुए पदक, जैसे जुलू पदक मिला, ठीक है ना, सर की उपाधि किसको थी, इन्हीं को थी, ठीक है ना। तो दुनिया भर की जो उपाधियां थी, जैसे एक और उपाधि थी, कौन सी उपाधि थी याद नहीं है, सर तो उनको मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि भी उन्होंने क्या किया, लौटा दिया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या था, ये एक सत्यनिष्ठा थी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सत्यनिष्ठा। ठीक, ईमानदारी तो सत्यनिष्ठा में रहती ही है, लेकिन आप अपने मूल्यों से, नैतिकता से कहीं भी समझौता नहीं कर रहे हो, तो ये क्या है, सत्यनिष्ठा। ठीक, निष्पक्षता, निष्पक्षता, ठीक, निष्पक्षता इसका अर्थ क्या है, व्यक्तिगत राय या पूर्वाग्रह के बजाय स्थापित तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर निर्णय, ठीक है ना। उदाहरण है, इसे देख लीजिएगा एक बार, जैसे निष्पक्ष नियुक्ति की जाती है डिपार्टमेंट्स में, निष्पक्ष मतलब किसी के योग्यता के आधार पर, ना कि किसी के, ठीक है ना, होता है ना, ठीक। तो निष्पक्ष नियुक्ति, अनुबंध देना, या अनुबंध का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, देना या पुरस्कार लाभ के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने, ठीक है ना, सार्वजनिक व्यवसाय करने में सार्वजनिक कार्यालय के धारकों को योग्यता के आधार पर चुनाव करना चाहिए। मतलब वही चीज कही है कि किसी के सिफारिश पर नहीं, किस पर, उसकी योग्यता के आधार पर हम लोग निष्पक्ष नियुक्ति करें, चयन की, ठीक है ना, क्लियर। वही चीज आगे आइए, जवाबदेही, ठीक है ना, जवाबदेही, जवाबदेही को इसमें से क्या कहेंगे, अकाउंटेबिलिटी, क्या कहेंगे, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना, अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी पे आइए, सार्वजनिक पद के धारक अपने निर्णय और कार्यों के लिए जनता के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं। ये भी नोलन समिति ने बताया, ठीक है ना, ये भी नोलन समिति ने बताया, उन्हें अपने लिए जो भी उचित जांच हो उसके लिए खुद को क्या करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए, ये नहीं आनाकानी करना, ठीक है ना, क्लियर। उदाहरण के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के, देखिए हर में उदाहरण जरूरी है, ये टॉपिक ऐसा है, ये पेपर ऐसा है कि इसमें हर टॉपिक में आपको उदाहरण देना ही देना है। आप उदाहरण जितना दोगे और जितना वर्तमान में चल रहे मुद्दे को लेकर के उदाहरण दोगे, ठीक है ना, उतना ही आपको आंसर, ठीक है ना, आंसर का परिणाम मिलेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि हम वो सन 72 का ले रहे हैं, या अरे पुराना लीजिए लेकिन चर्चित मुद्दा लीजिए, ठीक है ना, क्लियर। और कभी कभी लोग ऐसे मुद्दे ले लेते हैं जो उनके मोहल्ले के हैं, ठीक है ना, किसी ने सुना ही नहीं है, तो ऐसे मोहल्लों को कृपया, मतलब ऐसे उदाहरण को कृपया न लें, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिए। वही चीज दिया है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अधीन रेल मंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री ने अगस्त 1956 में आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में एक बड़ी रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना। इसमें 112 लोगों की मृत्यु हो गई थी। नैतिक उत्तरदायित्व और जवाबदेही लेते हुए उन्होंने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना। तो मतलब ये उनकी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, ठीक है ना, ये आप जान। अगला दिया हुआ है खुलापन, ठीक है ना, खुलापन को इसमें क्या कहोगे आप, ओपननेस, ठीक है ना, ओपननेस। ओपननेस में सार्वजनिक पद के धारकों को अपने सभी निर्णयों कार्यों के बारे में जितना संभव हो उतना खुला होना चाहिए, ठीक।
उन्हें अपने निर्णयों के लिए कारण बताना चाहिए और जानकारी को केवल तभी प्रतिबंधित करना चाहिए जब व्यापक सार्वजनिक हित स्पष्ट मांग हो। मतलब हर चीज को ओपन भी नहीं कर देना चाहिए। इसी वजह से जैसे विभागों में गोपन विभाग भी होता है कि नहीं होता है, ठीक, जिसमें गोपनीय जानकारियां रखी जाती हैं, ठीक है ना, समय आने पर ही उनकी मांग होती है, ये थोड़ी ना होता है कि हर समय, ठीक है ना, क्लियर। तो वही हमारा खुलापन हो गया। आगे आइए, जैसे विनोद राय पूर्व कैग थे, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन्होंने क्या किया था कि 2G घोटाले का खुलासा किया था। 2G स्कैम जो है 2010 का स्कैम है, आप जान रहे होंगे 2009-10 का स्कैम है। उस समय 1.76 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, बताया था आपको, 1.76 लाख करोड़ का ये घोटाला था, ठीक है ना, क्लियर। उसमें विनोद राय को क्या बनाया गया था, इसमें विनोद राय को जेपीसी नियुक्त की गई थी। जेपीसी का मतलब आप लोग जान रहे होंगे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है ना। ऐसे मुद्दों के लिए कभी कभी जेपीसी संयुक्त संसदीय कमेटी बनाई जाती है, ठीक है ना, क्लियर। तो एक जेपीसी नियुक्त की गई थी इस जो घोटाला है उसकी जांच के लिए, ठीक है ना। उस समय कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन थे, विनोद राय थे, उन्हीं के उसमें जेपीसी नियुक्त की गई, ठीक है ना। और बाद में पता चला था कि ऐसे ऐसे चीजें हैं। तो इसमें क्या था, इसमें ओपननेस था, खुलापन था, पारदर्शिता थी, पार्शियलिटी था, ठीक है ना। इसका उदाहरण यहाँ इन्होंने पेश किया। अब आइए ईमानदारी, ठीक है ना, ईमानदारी। ईमानदारी को यहाँ क्या कहेंगे भाई, ऑनेस्टी, ठीक है ना, क्लियर। इसे भरोसेमंद, वफादार, निष्पक्ष, निष्कपट होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। जाहिर सी बात है भाई, भरोसा, ठीक, वफादार, निष्पक्ष, बिना किसी पक्षपात के, और निष्कपट, कोई कपट नहीं, छल कपट नहीं, उसके रूप में परिभाषित। एक ईमानदार व्यक्ति छल कपट से मुक्त होता है, सच्चा ईमानदार होता है, झूठ नहीं बोलता। अशोक खेमका को ईमानदारी के योद्धा के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। अब अशोक खेमका के बारे में जानना होगा तो एक बार डालिएगा गूगल पे, ठीक है ना, अशोक खेमका आ जाएगा। क्यों कहा जाता है, चलिए ये आज आप लोगों का असाइनमेंट है, ठीक है ना, पता करके आइएगा कहें, ठीक। आगे उसके बाद दिया गया है, सार्वजनिक कार्यालय के धारकों का कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित किसी भी निजी हित की घोषणा करें और सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए उत्पन्न होने वाले किसी भी संघर्ष को, ये आप लोग पढ़ लेंगे। आगे आइए नेतृत्व। नेतृत्व का मतलब क्या होता है, लीडरशिप। नेतृत्व जो करे वही नेता है, नेता से नेतृत्व हुआ ना, लीड से लीडर हुआ, लीडरशिप से लीडर हुआ, ठीक। तो सार्वजनिक पद के धारकों को नेतृत्व उदाहरण द्वारा इन सिद्धांतों को बढ़ावा देना और समर्थन करना चाहिए। आईपीएस अधिकारी हर्ष पोद्दार, आप उदाहरण दे सकते हैं, हर्ष पोद्दार की अभिनव पुलिसिंग रणनीतियों ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई। उनकी अनूठी युवा सांसद चैंपियनशिप ने महाराष्ट्र में अपराध और आतंक के खिलाफ लगभग 2 लाख युवा नेता बनाए, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद दे दिया है, नेता वह है जो रास्ता जानता है, कि रास्ते पर चलता है और रास्ता दिखाता है। ये मैक्सवेल ने, जॉन मैक्सवेल ने कहा था, ठीक है ना, क्लियर। और फिर ये नोलन के 7 सिद्धांत हैं, ठीक है ना, क्लियर, जो एक उसमें होना चाहिए, ये सबको मानना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल आपका ये मुद्दा भी लगभग क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है ना। नोलन का सिद्धांत समाप्त हुआ। अब जो है आपके पास एक टॉपिक और है, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस अगर इस पे हो जाते हैं तो 2 मिनट हम उसको डिस्कस कर लें, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। लेकिन पहले कॉपी इस पे करिएगा भाई, कैसे आएगा भाई, अभी रोक लीजिएगा। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, क्लियर, जो पूछे जाते हैं, ठीक। प्रशासनिक नीति शास्त्र क्या है,
लोक प्रशासन में इसकी महत्ता को स्पष्ट करें। आज केवल वही मुद्दे अभी बता रहे हैं, ठीक है, ये आप पढ़ के आएंगे, डिस्कस हम कल ही करेंगे, ठीक है ना, दिखा रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हो गए हैं उन्हें तुरंत डिस्कस भी कर देंगे, ठीक, क्लियर। उसके बाद आइए, उसके बाद देखिए मूल्यों का विकास। अभी मैंने बताया था, एक क्वेश्चन बताया था कि मूल्यों का विकास जो है 3 जगहों से होता है, शिक्षण संस्थान से, हमारे समाज से, और किससे, हमारे परिवार से। किन किन सिद्धांत, कौन कौन से वो मूल्य हमारे परिवार से विकसित होते हैं, शिक्षण संस्थानों से विकसित होते हैं और समाज से होते हैं, वो ये, ठीक है ना। इनको आप एक बार देख लेंगे, ठीक। आगे आते हैं, जैसे एक प्रश्न आता है, इसको विस्तार में समझाया जाएगा, फिलहाल मैं बता दे रहे बस हल्का सा, उसको कल ही बताएंगे। दिया है जैसे गांधी और मार्क्स, ठीक, दोनों के सिद्धांतों को लेकर के, ठीक है ना, नैतिक सिद्धांतों में क्या विभेद है, और उनको साधन और साध्य को लेकर के ऐसा कुछ कहा है, ठीक है ना, कि कौन साधन के रूप में ले चलता था और कौन साध्य के रूप में नैतिक मूल्यों को मानता था, ये आपको ले चलना है। तो यहाँ ये, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद जो है, उसके बाद हमारा ये है समलैंगिकता का मुद्दा, ठीक है ना। समलैंगिकता का मुद्दा ये इस समय बहुत प्रचलन में है। अभी पीसीएस में भी कुछ वर्षों पूर्व पूछा था कि कौन सी धारा समलैंगिकता से संबंधित है, तो आप कौन सी धारा है, धारा 377 77 आया भी था मुद्दा, ठीक, क्लियर। और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए या हटाया जाना चाहिए, कितना हमारा समाज स्वीकार करता है कि नहीं समाज स्वीकार करता है, एथिक्स को ये कितना प्रभावित कर रहा है, ये भी एक मुद्दा है, ये पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद हमारा दिया हुआ है वही चीज़ है कि बीते वर्ष उच्च न्यायालय में, कल इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर है संवैधानिक नैतिक मूल्य, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक, जो वैल्यूज ऑफ एथिक्स हैं, ठीक, उनके बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से एथिकल मूल्य हैं, संविधान के नैतिक मूल्य हैं, ठीक। उसके बाद व्यापारिक नीति शास्त्र, ठीक है ना, व्यापारिक नीति शास्त्र हम लोग अभी पढ़ लेते हैं क्योंकि इसको हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। व्यापारिक यानी बिजनेस, ठीक है ना, बिजनेस नीति शास्त्र आप जान रहे हैं कि व्यावहारिक नीति शास्त्र, व्यापारिक नीति शास्त्र जो है व्यवहारिक नीति शास्त्र की एक शाखा है, ठीक है ना। जैसे व्यापार, कॉर्पोरेट प्रतिष्ठान व्यापारिक क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं, निर्णयों एवं प्रतिष्ठान के कर्मचारियों एवं उपभोक्ताओं से संबंध का नैतिक मूल्य और सिद्धांत के आधार पर मूल्यांकन और उनसे जुड़े नैतिक मुद्दों का अध्ययन करना। अब व्यापार में नीति शास्त्र की आवश्यकता क्यों है, ये उसमें भी हमने पढ़ाया था और यहाँ भी कुछ मुद्दे दिए हैं, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मेनली क्या है कि उपभोक्ताओं का हित बाधित होता है, ये ना हो, मतलब कस्टमर कष्ट से न मरे, ठीक। उपभोक्ताओं का विश्वास जीतना चाहिए, जैसे कि आजकल कई कंपनियां, कई वो अपनी सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, जैसे स्विगी हो गया, ठीक है ना, ब्लिंकिट हो गया, और क्या हो गया, जोमेटो हो गया, ठीक है ना, जल्दी जल्दी अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, उपभोक्ताओं का विश्वास जीत रहे हैं, ठीक है ना। तभी तो आपको बर्गर खाना है, पिज्ज़ा खाना है, तुरंत स्विगी से ऑर्डर किए, पल भर में तैयार। आज आपको पनीर की सब्जी खानी है, आपने स्विगी पे ऑर्डर किया, तुरंत तैयार, ठीक है ना। आपको समोसा बनाना है, मैदे की आवश्यकता है, ब्लिंकिट पे आपने क्लिक किया, तुरंत आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या है, ये उपभोक्ताओं का विश्वास बनाने और जीतने के लिए, तो इन सब के उदाहरण आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद श्रम का महत्व स्थापित होता है, ठीक है ना, कितने जल्दी वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब श्रम का महत्व है। कर्मचारियों को उचित वेतन, भाई जाहिर सी बात है, कामकाज कर रहे हैं तो उचित वेतन मिलना चाहिए और अच्छा कामकाजी माहौल उपलब्ध कराना चाहिए। कर्मचारियों के बीच प्रतिस्पर्धा को भी हमने बताया था कि क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और नैतिक होना चाहिए, ठीक है ना। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि मतलब अगर किसी से आगे बढ़ना है तो हम उससे बड़ी लाइन खींचे, ना कि लाइन को काट दें, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ठीक। उससे अच्छा हमको करके दिखाए। आपूर्तिकर्ताओं आदि के हितों की रक्षा करना, डीलरों की रक्षा करना, ठीक, उनके हित, ठीक। फिर है स्वस्थ स्पर्धा का माहौल, फिर वही पॉइंट आया, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिया है, ठीक है ना, ये तो गांधी जी वाला है, ठीक है ना, और इसमें
आ जाएंगे। लेकिन बाकी इसमें एक और है, ये डायग्राम। इस डायग्राम को भी क्या करेंगे, व्यापारिक नैतिकता में आप एक, ठीक है ना, इस तरह के डायग्राम्स को क्या कर देंगे, बना देंगे और ये दिखा देंगे कि सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए। अच्छा व्यवहार हमारा सामाजिक क्या है, दायित्व है, और प्लस व्यापारिक नैतिकता का ये प्रतीक है। सब एक दूसरे से क्या हुए, इधर से भी जुड़े हैं और इधर से भी जुड़े हुए हैं। ये दिखाता है, दर्शाता है कि ये चीजें क्या है, इसी से रिलेट करती है। निष्पक्षता, ठीक है ना, क्लियर। फिर सत्यता, फिर ईमानदारी, ठीक है ना, नियम का पालन करना, ठीक है ना, अच्छा व्यवहार और सामाजिक दायित्व, ये सब, ठीक है ना, क्लियर। इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे दिया हुआ है फिर गांधी जी का जो नीति शास्त्र है, क्वेश्चन भी है क्या, गांधीवादी नैतिकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, ये हम लोग कल पढ़ेंगे फिलहाल में, ठीक। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा है, ठीक है ना, नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र से आप क्या समझते हैं, वर्तमान में पर्यावरणीय नीति शास्त्र का अध्ययन, ठीक है ना, क्लियर। और नीति शास्त्र के मानवीय क्रियाओं को सही या गलत मानने के मापदंड, ठीक, क्लियर। तो ओवरऑल यही है, तो इसको हम लोग जो है कल ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक ही वही अप्लाइड वाला दिखाना था आप लोग को।